हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन का आनंद ले रहे होंगे। हमने पिछले वीडियो में बताया था वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताए थे। उसमें हम देखे थे कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित था बिंदु, उस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। और इसमें हम देखेंगे यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव है और उसके निरक्षीय निरक्षीय मतलब जो रेखा है उसके बीचों बीच से ऊपर वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। सबसे पहले आइए हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक 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 बिंदु ए लिया गया है जिसके सिरे पर एक बिंदु क्यू आवेश लिया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्यू आवेश लिया गया है और बिंदु बी पर एक आवेश माइनस क्यू लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका बिंदु बी नाम दे दिया गया है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या दी गई है? 2l दी गई है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की जो दूरी है वो 2l है। इसमें देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा में स्थित बिंदु O से r दूरी पर स्थित से बिंदु P की प्रत्येक आवेश की दूरी। यहाँ पे एक चित्र पहले समझेंगे तब उसके बारे में देखा जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया गया है और इसके बिंदु यहाँ पे एक बिंदु O है। ये A और B का मध्य बिंदु है और इसी के ऊपर एक बिंदु P लिया गया है जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P से लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 को दर्शा दिया गया है और ये प्लस क्यू आवेश है इसलिए इसकी दिशा बाहर की तरफ रहेगी और ये माइनस क्यू आवेश के कारण इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके जो वेक्टर है इसको अंदर की तरफ बनाएंगे। और देखिए इनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है बच्चों? 2l है, हम ऊपर भी देख चुके हैं। और जब इनके मध्य बिंदु से दूरी लेंगे तो यल दूरी आएगा और बिंदु O से और निरक्षीय बिंदु पर P पर दोनों के बीच की दूरी हमने r ले लिया गया है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है OPB। यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है तो हमको यल पता है और r भी पता है तो हम इसको यहाँ पे इसका विकर्ण भी निकाल सकते हैं। हमको पता है विकर्ण का जो कर्ण का सूत्र होता है यल स्क्वायर हो जाएगा प्लस r स्क्वायर हो जाएगा, उसको वर्गमूल के अंदर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बनाया गया है ये विकर्ण जो है। और यहाँ पे हम देखेंगे AB जो AB है नहीं AP जो है ये AP जो है ये किसके बराबर है? BP के बराबर है। दोनों की दूरी क्या ली गई है? समान ली गई है। तो यानी कि जो करड़ी में आया है r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर यहाँ पे जो रहेगा वही यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश कहाँ है? बिंदु A पर है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ये दिख रहा है तो सूत्र से हम लिख देंगे 1/4πε0 के गुणे आवेश क्या है इस पर? आवेश इस पर है प्लस क्यू यहाँ पे हम लिख दिए। ठीक, और इनके बीच की दूरी क्या है? इनके बीच की दूरी है r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। जो ये विकर्ण आ रहा है यही हम लिख दिए हैं बटे में, r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे वर्गमूल में होता है तो वर्गमूल से वो निकल जाएगा होल स्क्वायर करने पर। इसकी दिशा किस तरफ हो जाएगी? AB की दिशा में हो जाएगी। ठीक है, इसकी दिशा हो जाएगी AB की दिशा में हो जाएगी तथा माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस क्यू आवेश कहाँ है? माइनस क्यू आवेश यहाँ पे बिंदु B पर है। इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने लिया है E2 लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं
और तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा 1/4πε0 के गुणे, इस पर आवेश क्या है, Q है, अपान r² प्लस L², इनके बीच की दूरी क्या है, P से B की दूरी क्या है, करड़ी में r² प्लस L²। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल क्या हो जाता है, हट जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी दिशा में हो जाएगा, BP की दिशा है। यहाँ पे इसकी दिशा दिख रही है, यहाँ पे दिशा B से P की तरफ हो जा रही है। अब हम देखेंगे जो ये वेक्टर E1 है, वेक्टर E2 है, तो हमने इसको हम अलग से ले लिए हैं, इस चित्र में ले लिया है। ठीक है, तो E1 और E2 को हमने इस तरफ ले लिया है और उसके बीच में कोण क्या बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। कैसे ये आया, यहाँ पे देखिए हमने कोण एक यहाँ पे थीटा माना है और इसको हमने एक समांतर रेखा की तरह मानकर, समांतर रेखा तक मानकर इसको हम एकांतर कोण से हम इसको, ये भी थीटा हो जाएगा तो इसको भी हमने थीटा ले लिया है। हमने गणित के अध्याय में पढ़े होंगे कक्षा 9 या 10 की क्लासों में, जब दो समांतर रेखा होती है उस पर कोई एक रेखा काटता है, जो इसके अंदर बनने वाला कोण होता है वही उसके बाहर बनने वाले कोण के बराबर हो जाता है। तो इस चित्र में हम देखेंगे जो कोण के अनुदिश जो रहेगा, इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिए हैं। जो कोण के अनुदिश जो वेक्टर बनेगा उसको E1 cos थीटा ले लेंगे, E बराबर E1 cos थीटा, और जो कोण के सटे नहीं रहेंगे हम उसको हम ले लेंगे E1 cos थीटा ले लिए। ठीक है, इसी तरह वेक्टर E2 को भी हमने ले लिया है, यहाँ पे हो जाएगा इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, परिणामी हो जाएगा E2 sin थीटा, और यहाँ पे भी इसका हो जाएगा E2 cos थीटा हो जाएगा। ये देखिए ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये ऊपर खींच रहा है, ये वेक्टर नीचे खींच रहा है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये कट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है, स्पष्ट है E1 व E2 के मान बराबर है, E1 और E2 के मान क्या है, बराबर है, और दिशाएं भिन्न है। दिशाएं क्या है, भिन्न है। यहाँ पे देख सकते हैं E1 और E2 की दिशाएं क्या है, भिन्न है। E1 व E2 को AB के समांतर तथा लंबवत घटकों में वियोजित करने पर, इसको घटकों में वियोजित कर दिया गया है, चित्र बी में दिखाया गया है। यहाँ चित्र बी दिख ही रहा है। तो इसका लंबवत घटक क्या हो जा रहा है, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा हो गया। बराबर व विपरीत है, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर व विपरीत है, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि AB के समांतर घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण परिणामी तीव्रता, अब इसमें परिणामी तीव्रता निकालेंगे। ये आप देखिए जब दोनों को जोड़ेंगे तो E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। अब इन दोनों का मान रख देंगे, E1 बराबर हम सूत्र से लाएंगे 1/4πε0 के डॉट Q अपान r² प्लस L², और ये cos थीटा जो है वो cos थीटा यहाँ से आ जाएगा वापस। ठीक है, और E2 का मान यहाँ पे रख देंगे, E2 का मान जो है हम यहाँ पे उठा कर रख देंगे, तो 1/4πε0 के डॉट इंटू Q अपान r² प्लस L² cos थीटा हो जाएगा। इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, ये देखिए ये दोनों में कॉमन मिल रहे हैं सभी चीज। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये 2 cos थीटा अंदर लिख देंगे। चित्र 1.9 में देख सकते हैं cos थीटा बराबर होता है चित्र देखिए यहाँ पे cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है, L है और
कर्ण क्या है, यल आर, कर्णी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है, ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिख दिया गया है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार को ओ ए ले लिया है और कर्ण को ए पी ले लिया है, तो ओ ए बराबर होता है यल ले लिया है, ठीक है, ओ ए बराबर यल, और उसका कर्ण क्या है, ये आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब इन सब का मान हम रख दिए हैं, जहाँ पे cos थीटा है, जहाँ पर cos थीटा है हम वहाँ पे यही वाला मान रख देंगे इसमें। तो इसलिए ई बराबर हो जाएगा 1/4π0 के Q अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर गुणे 2L बटे कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे Q और 2L को एक साथ गुणा कर देंगे, यहाँ पे नीचे आ गए, Q और 2L को एक साथ गुणा कर दिए। अब देखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसमें भी है, इसका घातांक 1 है, और ये कर्णी में है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर एक में जब हम 1/2 जोड़ेंगे तो आता है 3/2 हो जाएगा, ठीक है। परंतु यहाँ पे देखेंगे Q और 2L ऊपर दिख रहा है ना, Q और 2L को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, और जहां पे हमको ये दिखेगा वहां पे हमने इसको P लिख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए हैं, यहाँ पे P लिख दिए हैं, वही सूत्र ये पूरा हम उतार के यहाँ पे जहाँ पे Q गुणे 2L है वहां पे हम P लिख दिए हैं। यदि यल का मान R से अत्यधिक कम हो तो यल स्क्वायर का मान R की तुलना में नगण्य के बराबर हो जाएगा, यानी कि 0 के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए R की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे R की जगह हम 0 लिख देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर बस बचेगा और इसके बाहर 3/2 बचेगा। तो नया सूत्र बन जाएगा E बराबर 1/4πε0 के इंटू P अपान आर स्क्वायर पुस्तक में, इसके बाहर हो जाएगा 3/2। अब इसको हम हल करेंगे, ये अंदर स्क्वायर है बाहर 2 है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो R का घाते 3 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 1/4πε0 के ये P हो जाएगा, ये R की घाते Q हो जाएगी। इसका मात्रक क्या होता है हम पहले ही बता चुके हैं पिछले ही कक्षा में, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ठीक है। और निर्वात की स्थिति में K का मान क्या होता है, 1 होता है, तो जहां हमको K दिख रहा है वहां पे हम इसका मान रख देंगे, तो इसलिए E बराबर हो जाएगा क्या आ जाएगा 1/4πε0 P अपान R के घाते Q न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है बच्चों। ये कहीं कहीं P भी लिखा रहता है और रो भी लिखा रहता है, तो जो आपको समझ में आए उसको हम बोल सकते हैं। और इसमें देखेंगे E की दिशा आ रही है द्विध्रुव के अक्ष के समांतर आ रही है, और इसकी जो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, इसकी दिशा कहाँ पे हो रही है, धनावेश से ऋणावेश की ओर हो रही है। चित्र में हम देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं धनावेश यहाँ पे है और ऋणावेश यहाँ पे है, तो इसकी दिशा इस तरफ है, तो धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है, ठीक है बच्चे। आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।